हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी एमए पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज चल रही है उसमें जो प्रमुख दार्शनिक हम अरस्तु को कवर कर रहे हैं। कल हमने इनका देखा था दासता का सिद्धांत। आज हम इनके दो सिद्धांत मुख्य रूप से कवर करेंगे, एक तो नागरिकता का सिद्धांत और दूसरा क्रांति का सिद्धांत। देखिए, ये मैंने जो सीरीज है, ये मैंने सीरीज नीचे से ऊपर की ओर उल्टी सीरीज ली हुई है। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाकर अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मुझे फिर रफ करने में आसानी रहती है, इसलिए मैं इसे उल्टी साइड को लेके चलती हूँ। ठीक है, मेरे ज्यादातर जो लेक्चर्स हैं, ज्यादातर जो वीडियो हैं, सब में आपको ऐसे ही दिखेगा। सीरीज मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लेकर चलती हूँ, ताकि मुझे बाद में जब मैं इसे मिटाऊं तो मिटाने में मुझे आसानी हो। तो देखिए, जो नागरिकता का सिद्धांत है, सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। नागरिकता के सिद्धांत के बारे में, ये इसका स्रोत क्या है? स्रोत हमें पता है, उनकी कौन सी पुस्तक है? पॉलिटिक्स पुस्तक है। और पॉलिटिक्स के कौन से भाग में इन्होंने वर्णन किया है? तीसरी पुस्तक में। ठीक है, तीसरे भाग में इन्होंने नागरिकता का वर्णन किया है पॉलिटिक्स में। इन्होंने बताया था कि देखिए, जो राज्य है, राज्य नागरिकों का एक समूह है। राज्य को इन्होंने नागरिकों का समूह बता दिया है। नागरिकों का समूह बताने के साथ साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि कौन व्यक्ति नागरिक होगा, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें नागरिक नहीं माना था। अगर हम ये देख लेंगे कि किन व्यक्तियों को उन्होंने नागरिक नहीं माना था, तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि नागरिक कौन थे, किन्हें नागरिक माना गया था। ठीक, तो देखिए, इन्होंने नागरिक कौन नहीं है, स्पष्ट रूप से इस बात का इन्होंने वर्णन किया है कि किन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जाएगा। इसमें स्त्री, दास, बच्चे, वृद्ध, पुरुष, इसके साथ ही विदेशी लोग, राज्य से निष्कासित व्यक्ति, मताधिकार से वंचित व्यक्ति, जिन व्यक्तियों को अभियोग मुकदमा चलाने का अधिकार है। ठीक है, जिन व्यक्तियों को अभियोग चलाने का अधिकार है। दूसरा, जिन व्यक्तियों को किसी को अभियुक्त बनाने का अधिकार, इन सभी व्यक्तियों को इन्होंने नागरिकता से वंचित रखा था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ये सभी व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। कौन कौन? स्त्री नागरिक नहीं होगी, दास नागरिक नहीं होंगे, अल्पायु के जो कम आयु के बच्चे होंगे वो नागरिक नहीं होंगे, जो वृद्ध पुरुष होंगे। वृद्ध पुरुष इन्होंने कैसे बताया था? वैसे पुरुष जिनके कोई कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य से विमुख जो हो गए हैं, जिनके कोई कर्तव्य नहीं रहे हैं, कर्तव्य विहीन व्यक्ति हो गए, रह गए हैं, पुरुष रह गए हैं, वो पुरुष भी नागरिक नहीं होंगे। विदेशी व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे। राज्य से जो निष्कासित व्यक्ति है वो भी नागरिक नहीं होंगे। मताधिकार से जो वंचित व्यक्ति है वो भी नागरिक नहीं होंगे। अभियोग चलाने के जो अधिकारी व्यक्ति है, जो किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते हैं, वो भी नागरिक नहीं होंगे। जो व्यक्ति अभियुक्त बनाने के अधिकारी हैं वो भी नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मोटे मोटे तौर पर भी सोच ले तो कौन सा एक वर्ग बच जाता है? शासक वर्ग, अमीर वर्ग के लोग जो होंगे उन्हें इन्होंने नागरिक माना है। इसमें भी आप और देख लीजिए, यहाँ पर जो है अयोग्यताएं, ठीक है, कि कौन व्यक्ति अयोग्य होगा नागरिक बनने के, मैं यहीं पे ऐड कर दे रही हूँ, फिर यहाँ मैं इसे नहीं बताऊंगी। ठीक है, यहाँ मैं इसे स्किप कर दूंगी। अयोग्य कौन होगा? एक तो ये सारे अयोग्य होंगे, ये सारे नागरिक नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ जो श्रमिक हैं, श्रमिक पुरुष, कारीगर जो हैं, शिल्पी जो लोग हैं, ये सब क्या होंगे? ये सब नागरिक नहीं बन सकते, ये सब अयोग्य हैं नागरिक बनने के। तो मोटे तौर पर कौन सा एक वर्ग रह गया है? अमीर वर्ग रह गया, धनी वर्ग रह गया है, या मध्यम वर्ग रह गया। मध्यम वर्ग भी वो वर्ग रह गया जिसकी साठगांठ अच्छी है। ठीक है, ये सब लोग उन्होंने माना था कि ये सब लोग नागरिक नहीं होंगे। अब हमें समझ में आ गया है कि कौन सा वर्ग नागरिक होगा। केवल एक शासक वर्ग नागरिक होगा, एक ऐसा वर्ग नागरिक होगा जिसके पास अपनी राजनीतिक शक्ति होगी, पैसा होगा, धन अधिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इन्होंने नागरिक बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या बताई हैं, कैसे व्यक्ति योग्य होंगे नागरिक बनने के। आप देखिए, योग्यता क्या क्या है कि सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति नागरिक बनेंगे जिसमें शासन करने की योग्यता होगी और साथ में गुण भी होंगे। सेकंड, जो व्यक्ति राज्य कार्य में रुचि रखेंगे। थर्ड, जिनके पास निजी संपत्ति होगी और अवकाश होगा, जिनके पास बौद्धिक और नैतिक योग्यताएं होंगी। ऐसे व्यक्ति योग्य होंगे शासक बनने के। सबसे पहले शासन करने की योग्यता होनी चाहिए, गुण होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो शासन कार्य है, कार्य करने की योग्यता भी हो, योग्य हो सब वो शासन कार्य करने के, और उसके अंदर गुण भी हो। ऐसा ना हो कि शासन करने की योग्यता मतलब अगर हम आज के टाइम में देखें किसी व्यक्ति के पास
डिग्री तो कोई है शासन करने की, लेकिन गुण उसके अंदर नहीं है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि उसने कहा था कि उसके अंदर योग्यता और गुण दोनों होने चाहिए शासन करने के। दूसरा, वो राज्य कार्यों में रुचि रखने वाला हो। नागरिक वैसा ही व्यक्ति बनेगा जो कि राज्यों के कार्यों में रुचि रखता हो। अब महत्वपूर्ण शर्त आ गई निजी संपत्ति और अवकाश। अवकाश हमने कल समझ लिया था अवकाश क्या है, और उसके पास निजी संपत्ति भी होनी चाहिए। अवकाश तो होना ही चाहिए, अवकाश के साथ साथ निजी संपत्ति भी होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति नागरिक बनेगा। फिर जिस व्यक्ति के पास बौद्धिक और नैतिक योग्यताएं होंगी वही व्यक्ति नागरिक बनेगा। ठीक, ये मुख्य रूप से क्या हमें दर्शा रहा है, ये सारी चीजें, ये सारी योग्यताएं क्या दर्शा रही हैं कि ये जो अरस्तु है, अरस्तु ने नागरिक केवल किन्हें माना था, केवल उच्च वर्ग को। ठीक है, अरस्तु केवल उच्च वर्ग को नागरिक मान रहा था। तो ये तो हो गई योग्यताएं। अयोग्यताएं हमने देख ली है। अब हम देख लेते हैं अवकाश का महत्व। ठीक है, नागरिकता में अवकाश का महत्व क्या है। अवकाश का महत्व वैसे मैंने कल आपको समझा ही दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ एक बार और बता देती हूँ। इसका जो अर्थ होता है अवकाश का, एक प्रकार से सक्रियता। और ये सक्रियता कैसी होगी, शासन करना, शासन क्रियाओं में भाग लेना, समाज सेवा करना, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये उन्होंने बताया था अवकाश का महत्व, कि अवकाश का महत्व इसलिए है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति शासन कार्यों में भागीदारी निभाए, व्यक्ति लगातार सक्रिय रहे शासन करने में, शासन क्रियाओं में भागीदारी निभाने में, समाज सेवा करने में, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने में। ये हो गया अवकाश का महत्व। अब देखते हैं प्लेटो और अरस्तु में अंतर। देखिए, जो प्लेटो है और जो अरस्तु है, इन दोनों में अंतर क्या क्या है। जो प्लेटो है, इन्होंने जो शासन है, शासन में सक्रिय सहभागिता, इसे आवश्यक नहीं माना है, जबकि अरस्तु ने माना है। अरस्तु ने जो नागरिक है, नागरिक की कोई परिभाषा नहीं दी, सुव्यवस्थित परिभाषा नहीं दी, उसकी योग्यताएं निर्धारित नहीं की, इसने की है, अरस्तु ने की है। इन्होंने दास और नागरिक, इसमें कोई अंतर नहीं किया, इसने किया है। प्लेटो ने स्त्रियों की जो नागरिकता है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, ये चुप रहे हैं, और इसने स्त्री नागरिकता को मान्यता नहीं दी है। ठीक है, ये मुख्य अंतर है दोनों के सिद्धांतों में, कि जो प्लेटो है, प्लेटो ने शासन में सक्रिय सहभागिता को आवश्यक नहीं माना है, अवकाश को आवश्यक उन्होंने नहीं माना है, लेकिन अरस्तु ने अवकाश आवश्यक माना है शासन कार्यों में। प्लेटो ने नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं दी है, कोई योग्यता निर्धारित नहीं की है, लेकिन अरस्तु ने की है। प्लेटो ने दास और नागरिक के बीच में कोई अंतर नहीं किया है, अरस्तु ने किया है। प्लेटो स्त्रियों की नागरिकता पर चुप है, कुछ नहीं कहा उन्होंने, नागरिकता मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अरस्तु ने स्त्रियों की नागरिकता को मान्यता नहीं दी है। ठीक है, उन्होंने स्त्रियों की नागरिकता के लिए मना किया है। ठीक है, अपने सिद्धांतों में। तो ये सिद्धांत जो प्लेटो और अरस्तु का सिद्धांत है, अगर हम मूल रूप से देखें, मुख्य रूप से तो सिद्धांत अरस्तु का है, पर दोनों की अगर हम मान्यताओं को देखें, तो मान्यताओं से हमें जो निचोड़ है वो यही निकलता है कि इन दोनों ने ही जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग या धनी वर्ग के लिए नागरिकता को माना था। ठीक है, नागरिकता के अधिकार देने का प्रयास किया था। जो निम्न वर्ग के लोग होंगे या जो हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को इन्होंने नागरिक नहीं माना था। ये हो गया हमारा कौन सा, नागरिकता का सिद्धांत। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं इनके सिद्धांत की आलोचनाएं। कौन सा सिद्धांत हम देख रहे हैं, नागरिकता का सिद्धांत इनका देख रहे हैं। ठीक है, आलोचनाएं सबसे पहले क्या है कि जो आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्य हैं वहां ये लागू नहीं है। दूसरा, इसमें सैद्धांतिक विरोध दिखाई देता है, बताऊंगी मैं आपको सैद्धांतिक विरोध क्या है। दूसरा, तीसरा कठोरता के आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। फोर्थ है संकुचित परिभाषा। फिफ्थ है एक और स्थिरता को भय। फिर है सीमित नागरिकता। इन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है। देखिए, जो आलोचक है, आलोचकों का कहना है कि जो इन्होंने अपना नागरिकता का सिद्धांत दिया है वो आधुनिक जो प्रजातंत्र राज्य है उन राज्यों में लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने अपने जो सिद्धांत है, अपने सिद्धांत में केवल एक वर्ग को मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, केवल एक वर्ग को उन्होंने नागरिकता के अधिकार दे दिए हैं कि, लेकिन जो आधुनिक राज्य हैं, आधुनिक राज्य लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित राज्य हैं, इन राज्यों में समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार चाहिए होते हैं, सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, सभी को समाज में सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान रहता है समाज में सभी व्यक्तियों का। तो आधुनिक प्रजातंत्र राज्यों में ये लागू नहीं होगा। अगर राज्य लागू करने की कोशिश करेगा भी तो वो राज्य स्वयं ही नहीं टिक पाएगा, शासन प्रणाली ही नहीं टिक पाएगी अगर इस आधार पर लोगों को नागरिकता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, सैद्धांतिक विरोध। सैद्धांतिक विरोध क्या है उनके सिद्धांत का? कि देखिए, जो अरस्तु है, अरस्तु ने राज्य का उद्देश्य क्या बताया है? सार्वजनिक हितों में वृद्धि
और इस आधार पर वो क्या कर रहे हैं, समाज के एक बड़े वर्ग को नागरिकता के अधिकार से वो वंचित कर रहा है, ठीक है, नागरिकता का अधिकार उन्हें नहीं दे रहा है। तो अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा नागरिक ही नहीं मिल पाएगा, उसे कोई अधिकार नहीं मिल पाएंगे, तो सार्वजनिक हितों में वृद्धि कैसे होगी? सार्वजनिक हित तो यहाँ पर हुए ही नहीं, यहाँ पर तो केवल एक वर्ग के हित आपको हित दिखाई दे रहे हैं। तो ये उनका क्या है, सैद्धांतिक विरोध है। कठोरता, कठोर क्यों है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करे जिससे कि वो नागरिक बनने की श्रेणी में शामिल हो जाए, तो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, ये उन्होंने नहीं बताया अपने सिद्धांत में। उन्होंने कठोर रूप से कह दिया है कि बस केवल इन वर्गों को नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें सारी योग्यताएं हैं नागरिक बनने की, अगर कोई दास है, कोई दास सारी योग्यताएं प्राप्त कर लेता है नागरिक बनने की, तो उस दास को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? इस आधार पर उन्होंने कुछ नहीं बताया है। ये कठोर सिद्धांत है। फिर संकुचित परिभाषा इसकी बताई जाती है। आलोचकों का कहना है कि देखिए, उन्होंने केवल शासन कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्ति को ही नागरिक माना है, जबकि समाज में ऐसे बहुत से वर्ग होते हैं, बहुत से समुदाय होते हैं जो हमेशा शासन के लिए बेहतर कार्य कर रहे होते हैं, जो राज्यों को हमेशा उन्नति के मार्ग पर लेकर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को इन्होंने नागरिकता की परिभाषा में शामिल नहीं किया है। तो ये संकुचित परिभाषा हो गई। फिर एकता और स्थिरता को भय कि जब समाज का एक बड़ा वर्ग है, उसे आप उसके सारे अधिकारों से वंचित कर रहे हो, उसको आपको नागरिकता का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार से ही आप वंचित कर रहे हो, तो क्या ये नहीं माना जा सकता कि वो वर्ग जो एक अल्पसंख्यक वर्गों को आप नागरिक बना रहे हो, उसके विरुद्ध क्रांति करेगा? ये तो संभावना होती ही है ना हर एक समाज में, कि अगर भाई आप बहुसंख्यक वर्ग के हितों को अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के आधार पर बलिदान उनका कर रहे हो, और वो भी बिना किसी उचित कारण के, तो बहुसंख्यक वर्ग तो फिर अपने लिए आवाज उठाएगा ही ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो राज्य की एकता और स्थिरता है वो खत्म होने की संभावना रहती है। फिर सीमित नागरिकता की आपने केवल एक छोटे से वर्ग को नागरिकता प्रदान कर दी है, शासक वर्ग को आपने नागरिकता केवल प्रदान कर दी है, बहुसंख्यक जनता को आपने नागरिकता से बाहर कर दिए है। तो ये भी क्या है, ये भी उसकी एक आलोचना मानी जाती है अरिस्टो के सिद्धांत की। ठीक है, अब हम इसके बाद देख लेते हैं उनका दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है? क्रांति का सिद्धांत। तो उन्होंने माना है कि किसी भी देश की व्यवस्था में, किसी भी राज्य में राजनीतिक परिवर्तन या विद्रोह, इन्हें उन्होंने क्रांति कहा है। मुख्य रूप से उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो राजनीतिक परिवर्तनों से ही था। उन्होंने राजनीतिक परिवर्तनों को ही मुख्य रूप से क्रांति माना था। इस सिद्धांत का स्रोत क्या है? स्रोत हमें पता है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का 5वां भाग, पॉलिटिक्स के 5वें भाग में इन्होंने क्रांति के सिद्धांत का वर्णन किया है। फिर उन्होंने ये सिद्धांत देने से पहले 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और इसीलिए उनका ये सिद्धांत व्यवहारिक सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए, इसका अर्थ उन्होंने क्या बताया था कि किसी भी राज्य के संविधान में कोई भी छोटा या बड़ा जो परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? क्रांति कहलाएगा। उसके बाद एक और बताया था इन्होंने अर्थ, कि किसी देश का संविधान अगर नहीं बदलता, संविधान तो जैसा है वैसे ही रहे, संविधान बदले ना, लेकिन जो शासन है, शासन किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में चला जाए, दूसरे व्यक्ति के हाथों में वंशानुगत आधार पर नहीं, बल्कि विरोध के आधार पर दूसरे व्यक्ति के हाथ में, ये भी क्या होगा? ये भी क्रांति होगा। कि क्रांति के 2 अर्थ होंगे। कौन से 2 अर्थ होंगे? पहला तो होगा किसी भी राज्य के संविधान में छोटा या बड़ा परिवर्तन क्रांति होगा, या तो संविधान में परिवर्तन होगा, या फिर संविधान तो ज्यों का त्यों रहेगा, संविधान स्थिर रहेगा, संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो शासन है, शासन दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, लेकिन ये वंशानुगत आधार पर नहीं जाएगा, किसी दूसरे आधार पर दूसरे व्यक्ति के पास में ये शासन चला जाएगा, और यही क्या होगा? यही क्रांति होगी। इन दोनों अवस्थाओं को उन्होंने क्रांति का नाम दिया है, क्रांति कहा है। जैसे हम समझ लेते हैं कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र से कुलीन तंत्र में शासन प्रणाली बदली, कुलीन तंत्र से लोकतंत्र में आई, तो ये प्रक्रिया क्या है? ये सारी प्रक्रिया क्रांति के फलस्वरूप हुई है। ये एक तरह से क्रांति के प्रकार ही है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं क्रांति के प्रकार कौन कौन से, प्रकारों पे ही आ रहे हैं हम। तो क्रांति के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रकारों में देखिए, सबसे पहले तो आएगा पूर्ण या आंशिक क्रांति, या तो पूर्ण क्रांति या आंशिक क्रांति। पूर्ण क्रांति कैसी होगी? जिससे जो राज्य है या जो उसका जो संविधान है वो पूर्ण रूप से ही बदल जाए, राजतंत्र से तुरंत लोकतंत्र में आ जाए।
ये होगा पूर्ण परिवर्तन। और आंशिक क्रांति क्या होगा? आंशिक क्रांति होगा कि जो राज्य है या जो संविधान है उसमें उसके केवल किसी एक भाग में परिवर्तन, किसी एक भाग में परिवर्तन होगा, तो ये क्या होगा? ये होगा आंशिक क्रांति। ठीक है, ये हो गया पहला प्रकार। दूसरा व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत, कि अगर देखिए जो संविधान है, संविधान में परिवर्तन किस लिए हुआ है? वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पद से हटाने के लिए हुआ है। तो ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया व्यक्तिगत परिवर्तन। और अव्यक्तिगत परिवर्तन क्या होगा? कि जो संविधान है, संविधान में परिवर्तन किसी और दूसरे उद्देश्य से किया गया, किसी व्यक्ति को पद से हटाना उसका उद्देश्य नहीं है, ये हो जाएगा अव्यक्तिगत क्रांति। ठीक है। थर्ड है रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति। रक्तपूर्ण क्रांति कैसी होगी? जिसमें युद्ध होगा, जिसमें संघर्ष होंगे, जिसमें युद्ध होगा, जिसमें लड़ाइयां होंगी, वो रक्तपूर्ण क्रांति होगी, जिसमें खून बहेगा लोगों का। और रक्तहीन क्रांति कैसी होगी? जहां संघर्ष तो होंगे लेकिन लोगों की मौत नहीं होगी। ठीक है, गोली नहीं चलेगी। रक्तहीन क्रांति हुई है। हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण है किसकी क्रांति? ब्रिटेन की क्रांति। फिर फोर्थ पे आएगी जनतंत्रीय या धनतंत्रीय। ठीक है, जनतंत्र से संबंधित या धनतंत्र से संबंधित। जनतंत्रीय कैसे होगी? जब किसी धनिक वर्ग को जनता संघर्ष के द्वारा धनी वर्ग को सत्ता से हटा दे और जनतंत्र का वहां पर शासन स्थापित हो जाए, तो वो सत्ता कैसी होगी? वो जनतंत्रीय होगी। धनतंत्रीय कैसी होगी? जब जो जनतंत्र का शासन है, जनतंत्र के शासन को जो धनी लोग हैं, धनी वर्ग सत्ता से हटा दें और अपना कब्जा कर लें, तो वो कैसी होगी? वो धनतंत्रीय क्रांति होगी। फिर होती है फोर्थ नंबर पे आएगी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, कि किसी एक वर्ग विशेष को सत्ता से हटाने के लिए ये क्रांति होगी। तो ये कैसी होगी? ये होगी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। फिर होती है 6 नंबर पे आएगी बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति कैसी होगी? जिसमें कोई एक शक्तिशाली नेता होगा, वो अपने भाषण देगा, अपने भाषण वो इस ढंग से देगा कि जनता में उसके लिए जोश उत्पन्न हो जाए। तो उससे क्या होगा? उससे जनता की भावनाओं में उभार आएगा और एक क्रांति होगी। वो क्रांति क्या कहलाएगी? वो क्रांति बौद्धिक क्रांति कहलाएगी। तो मुख्य रूप से हमने कितने देखे हैं? 6 क्रांतियां देखी है। क्रांतियों के 6 प्रकार देखे हैं। ये सब अरस्तु ने ही बताए हुए हैं। ठीक है, पूर्ण या आंशिक क्रांति, व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत क्रांति, फिर रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति, जनतंत्रीय या धनतंत्रीय क्रांति, विशेष वर्ग के विरुद्ध क्रांति और बौद्धिक क्रांति। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्रांति के उद्देश्य। तो क्रांति के उद्देश्य क्या होंगे? कि जो प्रचलित संविधान है उसके स्थान पर अन्य संविधान लाना। दूसरा होगा नए शासक वर्ग की स्थापना। जो प्रचलित संविधान है उसमें गुणात्मक परिवर्तन। फोर्थ होगा प्रचलित संविधान में नया पद स्थापना या पुराने की समाप्ति। क्रांति करने के उद्देश्य क्या होंगे? कि देखिए, क्रांति करने के मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? कि जो देश में चलने वाला संविधान है, राज्य में जो चलने वाला संविधान है, प्रचलित संविधान है, उस संविधान के स्थान पर अन्य संविधान की स्थापना की जाएगी, इसलिए क्रांति होती है। या फिर संविधान को छोड़ दिया जाए। ठीक है, संविधान जो का त्यों रहने दिया जाए, लेकिन शासक से लोग तंग आ गए हों, शासक वर्ग से तंग आ गए हों, तो नए शासक वर्ग की स्थापना के लिए क्रांति की जाती है। फिर प्रचलित संविधान में कुछ परिवर्तन करने हो। ऐसा तो नहीं है कि जो संविधान में जितने भी सारे नियम कानून है वो हर एक समय के हिसाब से बेहतर ही साबित होंगे, उनमें कुछ बदलाव की आवश्यकता भी हो सकती है। तो गुणात्मक परिवर्तन अगर किसी संविधान में करना हो, इसलिए भी क्रांति होती है। अगर किसी संविधान में, प्रचलित संविधान में नए पद की स्थापना करनी हो या पुराना पद समाप्त करना हो, तब भी क्या होता है? तब भी क्रांति की जाती है। ये क्रांति के उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं क्रांति के कारण। क्रांति के उन्होंने 3 कारण बताए हैं। 3 कारणों में सबसे पहले सामान्य, सेकंड नंबर पे होगा विशिष्ट, और थर्ड होगा विशिष्ट शासन प्रणाली में विशिष्ट कारण। एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य को। सामान्य में आएगा शासक की धृष्टता, दूसरा लाभ व सम्मान की इच्छा, थर्ड राज्य के किसी अंग का असमानुपाती विस्तार, फोर्थ विदेशियों का बाहुल्य, फिफ्थ मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति, 6 अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा, 7 शासकों के आंतरिक मतभेद, 8 शक्तियों का दुरुपयोग। ओहो, ये विशिष्ट कारण है भाई, यहाँ पे विशिष्ट कर लीजिएगा। मैं भी कह रही हूँ कि ये क्यों मुझे कंफ्यूजन हो रही है। ये विशिष्ट कारण है। सामान्य कारण हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने अभी यहाँ पर 2 कारण रखे हैं, एक तो विशिष्ट कारण और दूसरा सामान्य कारण। विशिष्ट कारण देख लेते हैं, सामान्य कारण देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य कारण।
फिर बाद में देखेंगे हम विशिष्ट कारण। सामान्य कारण क्या होंगे किसी भी क्रांति को करने के? सबसे पहले तो होगा न्याय, समानता और न्याय की इच्छा। ठीक है, कि समाज में जो वर्ग हैं उन वर्गों में अन्य वर्गों के साथ में समानता की इच्छा होगी। सभी वर्ग चाहेंगे कि हम सब समान रहें, ठीक है, हमारे साथ न्याय हो। अगर समाज में असमानता अधिक फैली हुई है, आर्थिक रूप में असमानता है, सामाजिक रूप में असमानता है, या फिर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे समाज में क्रांति फैलने की आशंका ज्यादा रहती है। ठीक, दूसरा लाभ और समान उद्देश्य की पूर्ति की। जो समाज के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के मन में, जो सम्मानित व्यक्ति है उन व्यक्तियों के मन में होता है कि अगर हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमें लाभ मिलना चाहिए या फिर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग उनकी इच्छा होगी अनदेखी कर रहा है, तो इससे भी समाज में क्रांति फैल जाती है। फिर धृष्टता या भय की भावना, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में जो धूर्त लोग होते हैं, भ्रष्ट लोग होते हैं, वो उनका और कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि हमें सत्ता मिलनी चाहिए, ठीक है, मिल जाए चाहे किसी भी तरीके से। दूसरा, उनके कुछ लोग समाज में वैसे भी होते हैं जिनके अंदर में डर होता है, जो गलत काम करते हैं उनके मन में डर रहता है कि जो सत्ता है, अगर सत्ता किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में रही तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो अपराध है, हमारे अपराधों के लिए हमें सजा मिल सकती है। तो वो कोशिश यही करते हैं कि हम क्रांति करें और क्रांति करके जो सत्ता है वो सत्ता अपने हाथ में ले लें। फिर श्रेष्ठता की भावना, कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो शासन कार्य है हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे, और यही भावना उन्हें क्रांति करने के लिए मजबूर कर देती है। फिर हम देखते हैं विशिष्ट कारण। विशिष्ट कारण में पहला कारण क्या होगा, शासक की धृष्टता। कि देखिए, जब जो शासक है, जो शासन कार्य कर रहा है, शासन कार्यों में जनता के साथ न्याय अन्याय को नहीं देख रहा है, वो लाभ हानि को नहीं देख रहा, वो केवल इस आधार पर न्याय कर रहा है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, या फिर वो शासन कार्यों का सही ढंग से संचालन नहीं कर पा रहा है, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी क्रांति होने की संभावना रहती है। लाभ और सम्मान की इच्छा मैंने आपको बता दिया है। फिर राज्य के अंग का असमानुपाती विस्तार, कि राज्य का कोई अंग ऐसा है जिसका असमानुपाती विस्तार हो रहा है, ठीक है, जो राज्य के लिए आवश्यक नहीं है उतना विस्तार उसका हुआ जा रहा है। जैसे जो सेना है, सेना बढ़ती जा रही है, राज्य में सेना का विस्तार का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है, बिना अंत के सेना का विस्तार हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही सेना अपने आप को समझेगी, इसलिए उसने कहा था कि राज्य के अंग का असमानुपाती विस्तार भी क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर विदेशियों का बाहुल्य, कि किसी राज्य में विदेशी लोगों की जो संख्या है वो बढ़ जाए, लेकिन जो वहां के मूल निवासी हैं, मूल निवासी वहां पर कम हो जाएं, तो उससे क्या होगा, उससे विदेशी क्रांति करेंगे और क्रांति करके वो शासन सत्ता पर अपना कब्जा जमा लेंगे। फिर मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति, की देखिए समाज में एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है। जो अमीर वर्ग है वो केवल अपने हितों पर ध्यान दे रहा है, जो गरीब वर्ग है, गरीब वर्ग को जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए अगर समाज में एक मध्यम वर्ग होता है तो वो एक तरह से दोनों वर्गों के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। लेकिन अगर मध्यम वर्ग नहीं होगा तो क्रांति करने की संभावना ज्यादा रहेगी। फिर अल्प परिवर्तनों की अपेक्षा, की जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग को समय के अनुसार जो अपना संविधान है, जो अपनी नीतियां हैं, नीतियों में थोड़े थोड़े परिवर्तन करना जरूरी है। अगर वो परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, छोटे छोटे परिवर्तनों की उपेक्षा करता है, तो उससे क्या होगा, उससे अंत में आके जो समाज है, समाज में इतनी अव्यवस्था हो जाएगी कि वो क्रांति को जन्म देगी। फिर शासकों के आंतरिक मतभेद, कि अगर किसी शासन प्रणाली में, अगर किसी राज्य में जो शासक है, शासकों में आपस में मतभेद हैं, ठीक है, प्रशासनिक वर्ग में आपसी मतभेद है, तो वहां भी क्रांति की संभावना ज्यादा रहती है। फिर शक्तियों का दुरुपयोग, कि अगर जो शासक वर्ग है या जो प्रशासनिक वर्ग है, ये लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, ये लोग जनता की भलाई के बजाय जनता के नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी क्रांति फैल सकती है, ठीक है, यह भी एक क्रांति का कारण बन सकता है। तो ये तो दो हमने देख लिए, कौन कौन से, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण। अब हम जो थर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट शासन प्रणाली में विशिष्ट शासन, की जो अलग अलग शासन प्रणालियां हैं, उन अलग अलग शासन प्रणालियों में क्या क्या अलग कारण हो सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक। थर्ड आएगा विशिष्ट शासन प्रणाली में विशिष्ट कारण, इसमें नंबर 1 आएगा प्रजातंत्र। देखिए, जो मैं विशिष्ट शासन प्रणाली में विशिष्ट कारण बता रही हूँ, कारण के साथ साथ मैं रोकने के उपाय भी साथ के साथ ही कवर करूंगी। इसके सामान्य उपाय मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन विशिष्ट शासन प्रणालियों में विशिष्ट उपाय क्या होंगे वो मैं यहीं पे कवर कर दे रही हूँ। प्रजातंत्र में जो कारण होंगे, कारण क्या क्या होंगे क्रांति के, नंबर 1 जन आंदोलन, 2 सेनापति जन आंदोलक, 3 धनिकों पर अधिक कर,
प्रजातंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए। ये तो हो गए कारण, इधर होंगे उपाय। नंबर 1 होगा जनता के अधिकार सुरक्षित, 2 होगा समानता सिद्धांत का प्रयोग, 3 होगा प्रजातंत्र में बहुमत शासन व्यवस्था, धनी वर्ग के प्रति अन्याय नहीं, 5th शासक सेनाध्यक्ष ना हो, जन आंदोलन का अंत। ये हो गए उपाय। तो अब देख लीजिए, जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में क्रांति करने के क्या कारण है। सबसे पहला जन आंदोलन। शासक जो है, शासक के विरुद्ध जनता आंदोलन करेगी, और अगर जनता आंदोलन करेगी तो ये क्रांति होगा। ठीक, सेनापति जन आंदोलक की कोई ऐसा सेनापति है जो जनता को भड़काने वाला है, आंदोलन का नेतृत्व करता है, अगर वैसा व्यक्ति सेनापति होगा तो क्रांति होने की जो संभावना है वो ज्यादा होगी। फिर अगर जो धनिक हैं, धनी लोग हैं, धनी लोगों पर अगर कर बढ़ेंगे, लगातार कर बढ़ते रहेंगे, कोई सीमा ही नहीं होगी, अधिक कर धनी लोगों पर लगेंगे तो भी क्रांति की संभावना ही रहेगी। फिर एक क्रांति होती है प्रजातंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, कि प्रजातंत्र में कुछ सुधार किए जा रहे हैं, कुछ अच्छे सुधार किए जा रहे हैं और प्रजातंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी इसके लिए भी एक क्रांति होती है। उपाय उन्होंने बताया कि क्रांति ना हो, इसके लिए उपाय क्या है। सबसे पहले जनता के अधिकार सुरक्षित रहे। जो शासक है, शासक जनता के अधिकारों को ना छेड़े। अगर शासक वर्ग जनता के अधिकारों के साथ छेड़खानी करेगा, छेड़छाड़ करेगा तो जनता क्रांति करेगी। समानता सिद्धांत का प्रयोग की जो समाज है, समाज में शासक को ये सुनिश्चित करना है कि जो असमानताएं हैं समाज में असमानता ज्यादा ना फैले, 2 वर्गों के बीच में ज्यादा असमानता ना हो। उससे क्या होगा, उससे क्रांति नहीं होगी। प्रजातंत्र की व्यवस्था में हमेशा बहुमत शासन की व्यवस्था को महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, कि जिस व्यक्ति के पास ज्यादा वोट होंगे, जिस व्यक्ति को ज्यादा लोग पसंद करेंगे, वही व्यक्ति शासन कार्य करे। धनी वर्ग के प्रति अन्याय ना हो। ठीक है, धनी वर्गों के ऊपर ज्यादा कर भार ना लगाया जाए, ज्यादा उन्हें परेशान ना किया जाए। फिर जो शासक है, शासक सेना का अध्यक्ष ना हो। शासक जो वर्ग है, शासक सेना अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, ये भी क्रांति न होने का एक उपाय है। और दूसरा जन आंदोलन का अंत, की जो व्यक्ति किसी भी आंदोलन का या किसी भी क्रांति का नेतृत्व करता है, उस व्यक्ति का ही अंत कर दिया जाए, उसकी ही मृत्यु करा दी जाए, जन आंदोलन का ही अंत कर दिया जाए, तो फिर क्रांति होगी ही नहीं। ये हो गई प्रजातंत्र में क्रांति के कारण और क्रांति के उपाय। तो देखिए, जो मैं क्रांति कवर कर रही थी, तो जिस टाइम मैं पढ़ा रही थी उस टाइम पे पूरा कवर नहीं हो पाया था। मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई थी, वीडियो बनना बंद हो गई थी, मुझे भी नहीं पता चला। तो यहाँ मैं कवर करवा दे रही हूँ आपको। क्रांति के कारण और उपाय हम देख रहे थे। विशिष्ट प्रणालियों में विशिष्ट क्रांति के कारण और उपाय हम देख रहे थे। प्रजातंत्र के बाद हम जो दूसरी शासन प्रणाली देखेंगे वो है धनिक तंत्र। धनिक तंत्र में क्रांति के क्या कारण होते हैं, तो इसमें सबसे पहला कारण होता है जनता का अधिक शोषण। कि जब धनिक तंत्र में जनता का शोषण अधिक होने लगता है तो वहां पर क्रांति होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। दूसरा होता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा। कि धनिक तंत्र में क्या होगा कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब वो प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे तो उस प्रतिस्पर्धा से भी क्रांति होने की संभावनाएं होती है। धनी व्यक्ति अधिक फिजूल खर्ची। कि जब धनी व्यक्ति फिजूल खर्ची अधिक करने लगते हैं तो भी क्रांति की संभावनाएं बनती है। फिर आता है विद्रोह। विद्रोह में क्या होगा कि देखिए, जो ये धनिक तंत्र है, जो सत्ता है, सत्ता केवल कुछ सीमित लोगों के हाथों में रहेगी। तो जिन लोगों के पास सत्ता नहीं है वो लोग कोशिश करते हैं कि हमें भी सत्ता मिले, और इस कोशिश के कारण ही क्या होता है, क्रांति उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अब इसके उपाय उन्होंने क्या बताए हैं, उपाय बताए हैं कि देखिए, जो राज्य है, राज्य में बाहरी या आंतरिक फूट नहीं होनी चाहिए। बाहरी मतलब कि एक तो जो प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र में कोई फूट नहीं होनी चाहिए। और जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता के बीच भी फूट डालने की या फूट करने की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। बाहरी आंतरिक फूट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो ये धनिक तंत्र है, इस धनिक तंत्र के जो भी शासक होंगे, इसमें उनको गरीबों के प्रति उदार होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो गरीब हैं, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के प्रति अवहेलना वाला जो रवैया है वो अपनाए, ऐसा नहीं है। उनको क्या करना है, उनको गरीबों के प्रति भी उदार रहना है। नहीं तो क्या होगा कि सारे गरीब इकट्ठे होंगे और क्रांति कर देंगे। फिर शासन धन कमाने का साधन नहीं है। धनिक तंत्र के जो लोग हैं, धनिक तंत्र के जो शासक हैं, उन शासकों को ये भी समझना है कि हम जो ये शासन कार्य कर रहे हैं, ये शासन कार्य हम धन कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जनता का कल्याण करने के लिए हम शासन कार्य कर रहे हैं। फिर आता है सरकारी कोष का सदुपयोग।
कि जो धनिक तंत्र के शासक हैं उन्हें, या प्रशासनिक तंत्र है उन्हें, जो सरकारी कोष है, सरकारी कोष का उपयोग अपने खुद के लाभ के लिए नहीं करना है बल्कि जन कल्याण के लिए करना है। तो ये है धनिक तंत्र में क्रांति के कारण और उपाय। उसके बाद हम देख लेते हैं कुलीन तंत्र में। कुलीन तंत्र में क्रांति के कारण क्या होंगे? सबसे पहला है महान पुरुषों का अनादर, कि जब जो देश के महान व्यक्ति हैं, जो देश की महान विभूतियां हैं, अगर उनका अनादर किया जाएगा शासक वर्ग के द्वारा या किसी के भी द्वारा तो क्रांति होगी। फिर विद्रोह सेम ये यहीं पे कि यहाँ पे जो कुलीन तंत्र है केवल कुछ लोगों के हाथ में सत्ता रहती है। इससे जिन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है वो लोग सोचते हैं कि हम भी सत्ता में भागीदारी अपनाएं, हम भी सत्ता में भागीदार बने, और इस वजह से भी जो क्रांति है, क्रांति होने की संभावना रहती है। फिर आर्थिक असमानता बढ़ना, कि अगर कुलीन तंत्र के कारण समाज में धन का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं हो रहा है, आर्थिक असमानता ज्यादा बढ़ रही है, गरीब ज्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी क्रांति होने की संभावना रहती है। फिर महत्वाकांक्षी व्यक्ति, कि कोई एक व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं शासन कार्य में शामिल हूँ, मैं भी शासन कार्य करूं, मैं भी सत्ता की बागडोर संभालूं, तो ये भी क्रांति का एक कारण होता है। फिर विकृत न्याय प्रणाली, की अगर न्याय प्रणाली ऐसी है जो कि न्याय प्रदान करते समय पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है तो भी क्रांति की संभावनाएं रहती है। फिर इसके उपाय क्या है? उपाय वही है कि जो शासक है और जो जनता है उनके बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए, महान पुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए। बाकी इसमें जो ये चीजें हमने कारण दिए हैं, कारण को ही आप उपाय के रूप में भी ले सकते हैं कि आर्थिक असमानता कम की जाए, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं उन्हें जहां तक संभव हो सके कोई पद या कोई ऐसा कार्य देके उन्हें उनकी महत्वाकांक्षा को कम किया जाए जिससे कि वो क्रांति करने के लिए तैयार ना हो। फिर विकृत न्याय प्रणाली को सही किया जाए। ठीक है, न्याय प्रणाली में पक्षपातपूर्ण रवैया ना अपनाया जाए बल्कि सभी लोगों को निष्पक्ष होकर न्याय प्रदान किया जाए। यही उपाय हो जाएंगे। सब में यही है कि जो कारण है उन कारणों को आप इंटरचेंज कर दो, वही आपके क्या हो जाएंगे, वही आपके निवारण हो जाएंगे। निरंकुश तंत्र में क्रांति कैसे होती है? या तो शासक परिवार में आपसी झगड़े होंगे। आपसी झगड़े कैसे? कि उनमें धन को लेकर कोई झगड़ा होगा, उनमें पद को लेकर कोई झगड़ा होगा, तो शासक परिवार के जो आपसी झगड़े हैं वो क्रांति का कारण बनते हैं। घृणा और तिरस्कार की भावना, कि जो निरंकुश तंत्र है, निरंकुश तंत्र के बारे में जो लोग हैं, जो जनता है, जनता में अगर घृणा की भावना है, ठीक है, अगर जो शासक वर्ग निरंकुश होकर शासन कर रहा है, वो उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, वो जो मर्जी आए वो उस तरीके से शासन करता जा रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे जो साधारण जनता है, साधारण जनता में घृणा और तिरस्कार की भावना फैलती है जिससे कि क्रांति का जन्म होता है। फिर है शासक के व्यक्तिगत स्वार्थ, कि अगर शासक जो शासन कार्य है वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बल पर कर रहा है, अपने वो खुद के स्वार्थों को देख रहा है और उसके बल पर वो शासन कार्य कर रहा है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी क्रांति होने की संभावनाएं बढ़ती है। फिर योग्य व्यक्तियों का अपमान, कि देखिए अगर निरंकुश तंत्र भी है, निरंकुश तंत्र में जो योग्य, क्योंकि योग्य व्यक्ति तो हर जगह होते हैं, शासन प्रणाली चाहे कोई भी हो, लेकिन योग्यता हर जगह होती है। तो अगर निरंकुश तंत्र में अगर योग्य व्यक्तियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया जा रहा, पद नहीं दिए जा रहे हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, तो भी क्रांति की संभावना रहती है। इसके उपाय उन्होंने क्या बताया है कि जो शासक है, शासक जनहित का ध्यान रखे, जनता के हित में शासक कार्य करे। दूसरा, उसका आचरण शुद्ध हो, कि उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है वो शुद्ध होना चाहिए, उसका जो आचरण है उसके आचरण में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। फिर सार्वजनिक राजस्व का वो दुरुपयोग ना करे बल्कि सार्वजनिक राजस्व का वो सदुपयोग करे, जनता के कल्याण के लिए सार्वजनिक राजस्व का उपयोग किया जाए। फिर फिफ्थ है राजतंत्र। राजतंत्र में क्रांति के कारण क्या होगा? जब राजा द्वारा अन्याय किया जाएगा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाएगा जनता के पास, तो क्रांति होगी। फिर जो राजा के नजदीकी लोग हैं, या तो वो या राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन में जो शामिल है वो लोग, ठीक है, वो षड्यंत्र करे, तो इससे भी राजतंत्र में क्रांति होती है। फिर अगर राजा तानाशाही बन जाए तो भी क्रांति होगी। अगर शासक परिवार में आपसी झगड़े हों लगातार तो वो भी क्रांति का एक कारण बनता है। उपाय क्या है कि जो राजा है, राजा संविधान के प्रति निष्ठावान रहे, राजा संविधान का निरादर न करे बल्कि संविधान के प्रति निष्ठावान रहे। जो भी अपने शासन कार्य करे वो संविधान के प्रति निष्ठावान होकर ही करे, संविधान के अनुरूप ही करे।
फिर राजा जो है, राजा जनता के साथ सदव्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, जनता के साथ खराब व्यवहार राजा ना करे। तो ये तो हमने देख लिए विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण और उनके उपाय। अब इसके बाद हमने देख लेते हैं सामान्य उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पहले विशिष्ट उपाय देख लिए हैं। अब इसके साथ ही हम देख लेते हैं सामान्य उपाय कौन कौन से हैं। अब देखिए क्रांति ना होने देने के सामान्य उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो संविधान के अनुरूप शिक्षा की। देखिए जब बच्चे को संविधान के अनुरूप शिक्षा दी जाएगी तो बचपन से ही उसके मन में अपने देश के जो नियम कानून हैं, संविधान में वर्णित जितने भी नियम कानून है, उन नियम कानूनों के प्रति एक अच्छा भाव, एक स्वस्थ भाव पैदा होना शुरू हो जाएगा। जिससे क्या होगा, जिससे जो क्रांति है, क्रांति होने के चांस जो होंगे वो कम होते हैं। फिर अच्छा शासन होगा तो लोगों को क्रांति करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। क्रांति करने का एक मुख्य कारण क्या है, जब व्यक्तियों को अच्छा शासन नहीं मिल पाता है, लोगों के साथ भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, अमीर गरीब की जो असमानता वो ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, यही क्रांति के कारण है। लेकिन अगर अच्छा शासन मिलेगा, सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तो क्रांति होने की संभावना कम होगी। शुद्ध आचरण, शुद्ध आचरण मैंने आपको बता दिया कि अगर जो शासक है या जो प्रशासनिक अधिकारी है उन लोगों का आचरण शुद्ध होगा, उन लोगों में पक्षपात पूर्ण रवैया, भ्रष्टाचार, इस तरह की जो बुराइयां हैं ये बुराइयां नहीं होगी, तो क्रांति होने की संभावना ही नहीं रहेगी। फिर है कानून का पालन। अगर सभी व्यक्ति समाज में कानून का पालन करते हैं, ठीक है, राजा भी कानून का पालन करता है, उसके अधिकारी भी कानून का पालन करते हैं, तो भी क्रांति की संभावनाएं कम रहेगी। फिर है राजभक्त नागरिक। देशभक्त नागरिक जो होते हैं, राजभक्त नागरिक जो होते हैं, वो अपने हितों से पहले क्या करते हैं, देश के हितों को रखते हैं, ठीक है, अपने हितों के सामने देश के हितों को पहले रखते हैं। तो ऐसे नागरिक क्या होंगे, वो नागरिक कहलाते हैं राजभक्त नागरिक। अगर देश में राजभक्त नागरिक होंगे तो भी क्रांति की संभावनाएं कम होती है। फिर शासक वर्ग में कोई दलबंदी नहीं होनी चाहिए। अगर शासक वर्ग में दलबंदी होगी तो क्रांति होगी, लेकिन अगर शासक वर्ग में एकता होगी, कोई दलबंदी नहीं होगी, तो क्रांति नहीं होगी। फिर आता है शक्ति विकेंद्रीकरण, कि अगर जो शक्ति है वो सारी शक्ति केवल राजा के हाथ में केंद्रित रहेगी तो क्रांति होगी, क्योंकि राजा जो है, राजा तानाशाह बन जाएगा। लेकिन अगर वो अपनी जो शासन संबंधी शक्ति है उनका बंटवारा कर देता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देता है, तो क्रांति की संभावनाएं कम होंगी। फिर आता है सर्वोच्च पदों पर योग्यता को महत्व, कि देखिए जो सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पदों पर आप योग्यता को महत्व दीजिए, ठीक है, वंशानुगत आधार पर पदों पर लोगों को नियुक्त मत कीजिए, बल्कि योग्यता को महत्व दीजिए। इससे क्या होगा, इससे भी जो क्रांति है, क्रांति की संभावनाएं कम होती है। फिर आलोचनाएं क्या है इसकी, देखिए आलोचनाओं में जो आलोचक हैं उनका कहना है कि जो अरस्तु है, अरस्तु ने निरंकुश तंत्र को सबसे खराब व्यवस्था बताया है शासन की, लेकिन इसे उसने स्थायित्व प्रदान करने के उपाय भी ये बताए हैं। होना तो क्या चाहिए था कि अगर वो ये सबसे खराब तंत्र है तो इस तंत्र के स्थान पर कौन सा शासन आना चाहिए, कौन सा तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन उसने इसी स्थायी बनाने के उपाय क्यों बताए हैं, ये भी सबसे खराब तंत्र है। तो दूसरा, उन्होंने क्रांति जो है, क्रांति को केवल बुरी नजर से देखा है, ठीक है, उन्होंने केवल ये देखा है कि क्रांति केवल बुरी ही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ क्रांतियां अच्छी भी होती हैं, ठीक है, कुछ क्रांतियों से समाज में अच्छे बदलाव भी आते हैं, तो उसको उन्होंने नजरअंदाज किया है। तीसरा, क्रांति व्यापक शब्द। आलोचकों का कहना है कि जो क्रांति है, क्रांति शब्द का उपयोग उन्होंने केवल शासन प्रणाली के लिए किया, जबकि क्रांति एक व्यापक शब्द है, इसका और भी कई तरीके से उपयोग हो सकता है। जैसे हरित क्रांति है, ठीक है, हरित क्रांति भी क्या है, एक क्रांति के रूप में ही उसका भी वर्णन किया गया है, लेकिन वो शासन प्रणाली से अलग है। श्वेत क्रांति है, ठीक है, इसलिए जो आलोचक है, आलोचकों का कहना है कि जो अरस्तु है, अरस्तु ने क्रांति शब्द को बहुत सीमित कर दिया है, ठीक है, केवल शासन प्रणाली में उसका उपयोग करके। तो ये था अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत। तो ये था अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उनका जो संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत है वो पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि उसके बारे में अरस्तु ने क्या कहा था। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।